नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए जो आपकी परीक्षा होने वाली है, जूनियर असिस्टेंट की, इसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे थे और मॉक टेस्ट नंबर पहले में पहला पार्ट कर लिया था, ठीक है? इस पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब इसी के आगे शुरू करेंगे 51 नंबर से 100 नंबर तक क्वेश्चन। अच्छा, इसमें इसको शुरू करने से पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आपको मॉक टेस्ट जॉइन करना हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं, वहाँ से इसको जॉइन कर सकते हो। और ये जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं, ये सारे के सारे फ्री हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ ये ऑनलाइन मोड पर हो रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन जॉइन करना चाहते हैं, तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं और इसके अलावा इनकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जब ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर दूसरे को सॉरी पहले को, इसका दूसरा पार्ट। और अगर आपको यूपी जीके जो कि 20 अंकों का आपसे पूछा जाता है और साथ ही साथ कंप्यूटर, इसका बैच अगर जॉइन करना हो और ये कंप्यूटर 15 अंकों के पूछे जाते हैं। अगर आपको इन दोनों बैचेस से जुड़ना हो तो ये दोनों बैचेस आपको हमारे एप्लीकेशन में ही मिल जाएँगे, वहाँ से आप इनसे जुड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 50 तक कर चुके थे हम लोग। 51 में कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार का सीधा सा अर्थ होता है कि अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसा एक अधिनियम बनाया गया जिसमें इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये कौन सा अधिनियम है? ये आओ देखो। आपने अगर संविधान पढ़ा होगा, संविधान, तो संविधान की शुरुआत होती है कुछ अधिनियम से। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम, या फिर अगर आपने संविधान की शुरुआत नहीं पढ़ी होगी तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी। आधुनिक भारत, ठीक। आधुनिक भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए कुछ अधिनियम, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1935, चार्टर अधिनियम की पूरी श्रृंखला आई थी 10 साल 20 साल के अंतराल में। उन्हीं में से एक चार्टर अधिनियम है जिसको कहा जाता है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 1813। गौर करो, इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी और ये पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। कौन-कौन से पॉइंट्स थे? इसमें कहा गया कि भारत में जो कंपनी है, कौन-सी कंपनी थी ब्रिटेन की? ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात भारत में कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक? इसमें एक पॉइंट और कहा गया कि भाई अगर चाय और चीन के साथ व्यापार हो रहा है, तो उस पर एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहेगा। अर्थात चाय और चीन के साथ चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार ये बने रहेंगे। ठीक है? दरअसल इसके अलावा और भी कई सारी बातें इस चार्टर अधिनियम में कही गई थी। जैसे आपको पता होगा उस समय भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे विश्व में धर्म की बाढ़ आ रही थी। जैसे इस्लाम की अगर हम बात करें, तो इस्लाम के अनुयायी मानने वाले जो भी इसके लोग थे, वो तलवार के दम पर अपने धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। वहीं जो क्रिश्चियंस थे, वो रुपए-पैसे की बदौलत, चूँकि उनके पास पैसा ज़्यादा था, इनके पास ताकत ज़्यादा थी, तो ये तलवार के दम पर इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। कोई नहीं मानता था, तो उसको कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो ईसाई थे, वो रुपए-पैसे, धन-दौलत की लालच देके अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे थे। तो कुछ इसी प्रकार से इस अधिनियम में एक बात और कही गई। कहा ये गया कि जो ईसाई मिशनरी हैं, ध्यान देना, ईसाई मिशनरी को भारत आने की दे दी गई, को आने की अनुमति मिली। अच्छा, ये कहाँ आएँगे? ये आएँगे भारत में, ठीक? अर्थात भारत आएँगे और अपने धर्म का प्रचार-प्रसार भी करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी बातें कही गई थी इस चार्टर अधिनियम में, और इसमें ये भी कहा गया था कि भारत की जो स्थानीय सरकारें हैं, भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों को कर लगाने का अधिकार दिया गया था। तो खैर, सवाल में आपसे केवल और केवल इतना पूछा था कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया? ये किया गया था 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है? नेक्स्ट देखो 52, इसमें क्या कह रहा है?
भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताओ कि कौन सा कथन सही है। भारत का अगर राष्ट्रपति मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो इसमें ये योग्यताएँ दी गई हैं। उसे भारत का जन्मा होना चाहिए। भारत की नागरिकता भाग 2 में है, संविधान का भाग अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक? तो यहाँ पर बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं कि आप कैसे नागरिकता त्याग सकते हो, कैसे नागरिकता को ले सकते हो, ग्रहण कैसे करोगे। इसी में बहुत सारी बातें दी गई हैं। तो अगर भारत का आपको राष्ट्रपति बनना है, तो क्या आपको भारत का जन्मा होना चाहिए? नहीं, यहाँ जन्मा होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दें। तो पहले वाला तो गलत हो जाएगा, दूसरे में आ जाओ। उसे 35 वर्ष की उम्र उसने पूरी कर ली हो, हाँ, ये ठीक है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। 1 मिनट, संसद का सदस्य निर्वाचित देखो संसद का सदस्य में लोकसभा भी आ जाएगा और राज्यसभा भी आ जाएगा। जबकि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, तो केवल और केवल लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है? ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें केवल और केवल दूसरा सही होगा। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, नहीं, केवल और केवल जन्मा यहाँ शब्द गलत है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो राष्ट्रपति के लिए पर्याप्त है और 35 साल का होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में कह रहा है कि एक सूची ये दी है, दूसरी सूची इधर दी है। उच्च वेग, वेग और यहाँ पर आपके मात्रक दिए हुए हैं, तरंग दैर्ध्य, ये तो एंगस्ट्रॉम होगा सीधा-सीधा। दाब इसका पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा का जूल हो जाएगा और वेग का मैक हो जाएगा। आपने देखा होगा मिसाइल्स मैक स्पीड में जा रही हैं, पाकिस्तान पर आक्रमण कर रही हैं, तो ये मैक क्या है? मैक, ये उच्च वेग का ही यूनिट है। तो सारे के सारे 1, 2, 3, 4 इसी अंदाज में सही है। 1, 2, 3, 4 यानी सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक? 54 देखो, 54 नंबर, इसमें क्या कह रहा है? ये दिए हैं एक तरफ युग्म दिए हैं और कह रहा है कि इनको सुमेलित करो। सल्फर डाइऑक्साइड, ये दांत प्रभावित होते हैं इससे। फ्लोराइड प्रदूषण, इससे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ओजोन रिक्तता, ये चर्म कैंसर के लिए उत्तरदायी है, यही सही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 है ना, ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। फ्लोराइड, इससे दांत प्रभावित होते हैं और मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है, ठीक? नेक्स्ट देखो 55। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, तो धारणीय विकास करना होगा, गरीबी कम करनी होगी, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है, वातानुकूलन करना होगा और कागज के थैलों का आपको इस्तेमाल करना होगा। गरीबी कम करने का मतलब पर्यावरण सुरक्षा से ये संबंधित नहीं है ना? हालाँकि जो नई परिभाषाएँ आ रही हैं गरीबी को कम करने की, वो अगर गरीबी नहीं है, यानी कि अगर जहाँ पर ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पर्यावरण पर प्रतिकूल असर भी देखने को मिलते हैं। तो कुछ नई परिभाषाओं में इसको दिया भी गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट देखो 56। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। कुछ टर्म्स आपने पर्यावरण में पढ़े होंगे, जैसे पर्यावरण में पर्यावरण में अगर हम आपसे पूछें कि जलीय तंत्र, इस टॉपिक को आपने पढ़ा है? एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा, तो ये 3 शब्द देखो। एक शब्द है जिसको कहते हैं वेलांचल क्षेत्र, ठीक? इसे इंग्लिश में कहा जाता है लिटोरल ज़ोन। ये लिटोरल ज़ोन क्या होता है? दूसरा एक टर्म आपने पढ़ा होगा जिसको जिसको कहा जाता है सरोजाबी क्षेत्र। सरोजाबी क्षेत्र यूपी ट्रिपल एससी से जो वैकेंसी आती हैं, जैसे जैसे एक पिछली बार वैकेंसी आई थी वन दरोगा की, है ना? और फॉरेस्ट कांस्टेबल की वैकेंसी आया करती है, तो वहाँ इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं साधारणतया, सरोजावी क्षेत्र। इसको इसके लिए इंग्लिश का एक टर्म है, याद रखिएगा, कहते हैं लिम्नेटिक ज़ोन, लिम्नेटिक ज़ोन। और एक शब्द और आपसे पूछा जाता है, इसको कहा जाता है एबिसल ज़ोन। ये क्या होते हैं? इनकी परिभाषाएँ आपसे पूछी जाती हैं और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि कितने मीटर तक सरोजावी क्षेत्र होता है और कितने मीटर गहराई तक वेलांचल क्षेत्र होता है। इस प्रकार से भी सवाल पूछे जाते हैं। ख़ास तौर से जो फॉरेस्ट संबंधी वैकेंसी आती हैं, यूपी ट्रिपल एससी से, चाहे वो कांस्टेबल की हों या फिर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56।
इसमें जस्ट वेट 56 इसमें सवाल में पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। ए पार्ट सही हो जाएगा। पुरातत्व की बात हो रही है, तो मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, गौर करना। ये मैंने लिखा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। मुझे बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या बता सकते हो? 1861 याद रखिएगा 1861 ठीक है? और भारत में पुरातत्व अध्ययन की शुरुआत कब से हुई? ये 1784 में। 1784 से दरअसल एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इस सोसाइटी का नाम है एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक? और कौन है इसके संस्थापक? सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में जो पुरातत्व अध्ययन की शुरुआत हुई थी 1784 1784 से सर विलियम जोन्स के द्वारा जो एशियाटिक सोसाइटी थी, इसकी स्थापना के साथ ही शुरू हुई थी। इसके अलावा एक शख्स का नाम आपने सुना होगा, नाम है इनका सर जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। ये कौन है? जॉन मार्शल के बारे में आपने इतिहास में ज़्यादा पढ़ा होगा कि इस जगह की खोज जॉन मार्शल ने करी थी, है ना? इस हड़प्पन साइट से संबंधित जॉन मार्शल हैं, तो वहाँ पर आपने इनका नाम ज़्यादा सुना होगा। दरअसल 1902 1902 में इन्हें महानिदेशक बनाया गया था। 1902 में इन्हें महानिदेशक बनाया गया और ये महानिदेशक काहे के बने थे? किसके? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। ठीक है? इनको महानिदेशक बनाया गया था, याद रखिएगा। अच्छा हम अगर बात पुरातत्व की हो रही है तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी-सी जानकारी ले लो। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व संबंधी जानकारी। एक बात याद रखो, एक शख्स थे हमारे उत्तर प्रदेश में, नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। ये जो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। गौर करना, इनकी अध्यक्षता में बनाई गई एक समिति, ठीक? और ये जो समिति बनाई गई थी, इस समिति ने कुछ सिफ़ारिशें दी। इस समिति ने कुछ सिफ़ारिशें दी और कहते हैं कि इन्हीं की सिफ़ारिश की मदद से, इन्हीं की सिफ़ारिश पर 1951 1951 में राज्य पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। राज्य पुरातत्व विभाग बना था, ठीक है? और इसके पुरातत्व अधिकारी किसे बनाया गया था? पुरातत्व अधिकारी ये बनाया गया था वाजपेयी जी को। वाजपेयी जी मतलब केडी वाजपेयी, है ना? केडी वाजपेयी। तो उत्तर प्रदेश में ये बातें याद रखो, आपसे पूछी जा सकती हैं। 56 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 57 इसमें सूची एक तरफ दिया है और एक तरफ स्थान दिए हैं और संभवतः ये 1857 की क्रांति के आसपास के लीडर्स हैं। नाना साहब का संबंध कहाँ से है? कानपुर से। और हामिद अली खान दरअसल ये इनका संबंध दिल्ली से है, दिल्ली से। और इसके अलावा महमूद उल्लाह महमूदुल्लाह इन्हें कहा जाता है। इनका संबंध कहाँ से है? महमूदुल्लाह का संबंध है ये लखनऊ से। दरअसल लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, याद रखिए। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में और इनकी सहायता कर रहे थे ये महमूदुल्लाह, ये इनकी सहायता कर रहे थे, ठीक? और मनीराम दीवान ये कहाँ से संबंधित हैं? मनीराम दीवान संबंधित हैं असम से। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ लोगों के नाम और लिखता हूँ। एक तो मैंने लिखा लियाकत अली, लियाकत अली। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये है इलाहाबाद से। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से ये क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। एक नाम है खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। क्या बता सकते हो ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? ये कर रहे थे बरेली से, बरेली, ठीक? और एक नाम है, इनका है कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? जगदीशपुर से, जगदीशपुर। ये कहाँ पर है? ये है बिहार में। तो याद रखिएगा ये कुछ बातें। नेक्स्ट देखो, हम आपको लिए चलते हैं 58 में, 58। इसमें क्या कह रहा है? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? आपसे
इसके संस्थापक पूछ रहा है ना? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के, विनोबा भावे के द्वारा, नेहरू साहब और जयप्रकाश नारायण या जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता या फिर राजेंद्र प्रसाद। आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। मैं इस संस्था को उठाता हूँ, यानी इस पार्टी को जिसका नाम है कांग्रेस, कांग्रेस सोशलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, ठीक? और इस पार्टी की पहले मैं स्थापना आपको बता दूं, 1934, याद रखिएगा। और कौन-कौन शख्स थे इसके पीछे? तो ये हैं जेपी नारायण और इनके साथ-साथ हैं नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। और इसके अन्य सदस्य भी हैं। अन्य सदस्य कौन-कौन से हैं? जैसे राम मनोहर लोहिया साहब हैं। इसके अलावा यूसुफ यूसुफ मेहर अली, इनका भी नाम इसी पार्टी में आता है। हालाँकि अ, अन्य संस्थापक सदस्यों में इनका नाम आता है, ये जुड़े रहे हैं। जैसे इनका नाम अशोक मेहता, इनका भी नाम इस पार्टी से संबंधित है, ठीक है? लेकिन ये 2 नाम सर्वोच्च, या हम कह सकते हैं ये 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं, ठीक? अच्छा, ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसमें मुझे 2 बातें बताओ। इसकी जो पहली बैठक ये कब हुई है? 1934 में स्थापना हुई, तो पहली बैठक भी उसी समय हो गई थी, 1934 में। कहाँ हुई? स्थान बता सकते हो? स्थान है पटना। पटना में इसकी पहली बैठक हुई थी। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब आ जाओ 59 में। उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। कह रहा है कि इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तारकनाथ गंगोपाध्याय हैं, स्वर्ण कुमारी हैं या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कुछ उपन्यास हैं या हम कहें कुछ कृतियां हैं और मैं इनको लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहले तो इन्हीं का नाम ले लो। नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक? इनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे एक आपने नाम सुना होगा आनंद मठ, पढ़ा भी होगा इसको। और इसी में वंदे मातरम का वर्णन किया गया है। और एक नाम याद रखना, दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी, तो ये दोनों ही कृतियां इनकी हैं। अच्छा, मुझे बताओ गीतांजलि किसकी है? गीतांजलि ये है रविंद्रनाथ जी की, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक? मुझे बताओ सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी है? और मैं कुछ कृतियां लिख रहा हूँ। देखो आपको याद है या नहीं है? मैंने लिखा गीता रहस्य, ये किसकी है? दिमाग में बल डालो और सोचो। मैंने लिखा राजनीति राजनीति रत्नाकर, ये किसकी है? मैंने फिर लिखा किस्सा राधा कन्हैया, ये किसकी है? दिमाग लगाओ। फिर मैंने लिखा वैनगार्ड पत्रिका, ये किसकी है? चलो सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी है? दयानंद जी की है, दयानंद सरस्वती, ठीक? गीता रहस्य इससे संबंधित है बाल गंगाधर तिलक। और वहीं राजनीति रत्नाकर ये याद रखना, एग्जाम में पूछी भी गई है और कई बार रिपीट भी होती रहती है, चंदेश्वर। वहीं किस्सा राधा कन्हैया ये है वाजिद अली शाह। अच्छा, वैनगार्ड पत्रिका ये किसकी है? ये है एम एन रॉय की। एम एन रॉय से ये संबंधित है, ठीक? मानवेंद्र नाथ रॉय। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाओ। 60 में क्या कह रहा है? इसमें एक तरफ त्योहार दिए हैं और एक तरफ राज्य दिए हैं। जैसे बिहू कहाँ का है? ये असम का है। ओणम केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है। बैसाखी पंजाब का है। ये सारे के सारे मैच हैं। कुछ मैं त्योहार और लिख रहा हूँ, ये बार बार रिपीट होते हैं, इनको याद रखना। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ और आप में सोच के बताओ क्या आपको ये सारे के सारे पता है? जैसे मैंने लिखा सागा दावा, ये त्योहार किस स्टेट का है? किस स्टेट में ज्यादातर मनाया जाता है? मैंने एक त्योहार लिखा जिसका नाम है लसुंग त्योहार। लसुंग त्योहार, ठीक? बताइए किस स्टेट से संबंधित है? ये सबको पता होगा। हॉर्नबिल, बहुत एग्जाम में आता है। हॉर्नबिल त्योहार ये किस स्टेट से संबंधित है? चलो बताओ।
मैंने एक फेस्टिवल और लिखा, मोअत्सुंग मोअत्सुमोंग मोअत्सुमोंग ये त्योहार है। ये किस स्टेट से संबंधित है? ठीक, 1, 2, 3, 4, 4 मैं और लिखता हूँ, ध्यान दो। मैंने लिखा येमशे महोत्सव, येमशे महोत्सव, बताओ ये किस स्टेट से संबंधित है? फिर मैंने लिखा खर्ची पूजा, खर्ची पूजा, ये कहाँ से संबंधित है? एक मैं और लिख रहा हूँ, मैंने लिखा चेरिया चेरिया ओवा, चेरिया ओवा त्योहार, ये किससे संबंधित है, किस स्टेट से? और एक मैंने लिखा वांगला उत्सव, बांग्ला नहीं, वांगला, ये किस स्टेट से संबंधित है? चलिए बताइए। सबसे पहले सागा दावा में आ जाओ। ये कहाँ से संबंधित है? सिक्किम से, सिक्किम। लसुन त्योहार, ये भी सिक्किम से संबंधित है। ठीक, ये भी सिक्किम से संबंधित है। हॉर्नबिल, ये नागालैंड से है। और यहाँ पर मोत्सुमोंग त्योहार, ये भी कहाँ से है? ये भी नागालैंड से है। ठीक है। येमशे त्योहार ये कहाँ से है? ये भी नागालैंड से। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर आओ जरा। ये मोत्सुमोंग मैंने लिखा, नागालैंड से तो है, नागालैंड में ये कौन सी जनजाति इसको मनाती है? तो आप बताओगे एओ, एओ जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। ये भी याद रखना, पूछा गया है। येमशे महोत्सव ये नागालैंड में है, और ये जो त्योहार है इसको कौन सी जनजाति मनाती है? ये मनाती है पोचुरी, पोचुरी जनजाति। याद रखिएगा, पूछा जाता है। खर्ची पूजा ये कहाँ का त्योहार है? त्रिपुरा का। और चेरिया ओवा ये कहाँ का है? ये मणिपुर का है, मणिपुर। और बांग्ला ये है मेघालय का। ठीक है, मेघालय। तो खैर ये सारे के सारे उत्सव हैं, आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाओ। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए हैं और एक तरफ उनके मुख्यालय दिए हैं। यूएनओ, यूनाइटेड यूएनओ यानी कि क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, बिल्कुल सही है। यूएनईपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका भी हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? ये है केन्या में, केन्या। और यूएनडीपी, यूएनडीपी को बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस, टी मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट और पी फॉर हो जाएगा प्रोग्राम। हिंदी में क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक, इसका हेडक्वार्टर ये पेरिस में है क्या? पेरिस में तो नहीं है, ये न्यूयॉर्क में है, यूएनडीपी का। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। तो पेरिस गलत हो गया, यही आपका सही हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, सी पार्ट। अच्छा ये लिखा यूएनएफपीए, यूएनएफपीए का मतलब क्या है? ये मैंने लिखा यूएनएफपीए, कहते हैं इसको यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? इसका भी है न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। 62 में आओ, 62 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य अनवरत योजना, ये अनवरत योजना का मतलब होता है रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान, याद रखिएगा। तो कह रहा है किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य रोलिंग प्लान आया था। तो मैं आपको रोलिंग प्लान से संबंधित 3-4 बातें याद रखना बता देता हूँ। यहीं से सवाल आपसे पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। सबसे पहले शब्द याद रखो, इस ये है अनवरत योजना, अनवरत योजना, या फिर आप इसको कह सकते हो रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान। अब सवाल ये आया कि ये जो अनवरत योजना या रोलिंग प्लान है, ये कब से कब तक है? 1978 से लेकर 1980, 1980 तक रहा है। हालाँकि इसको 1978 से लेकर 1983 के लिए मंजूर किया गया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा। लेकिन आपको पता होगा सत्ता बदल चुकी थी।
और फिर उसके चलते इस प्लान को खत्म कर दिया गया। अब देखो, यहाँ पर आओ। ये जो प्लान है, ये लाया कौन था? ये लाई थी जनता पार्टी, मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में। जनता पार्टी की सरकार ने 1978 1978 से लेकर 1983 1983 के लिए रोलिंग प्लान बनाया था। रोलिंग प्लान बनाया था, ठीक है? ये ड्यूरेशन याद रखना। फिर ये 1983 तक चला क्यों नहीं? क्योंकि सरकार बदल चुकी थी, है ना? अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? अनवरत योजना ये रोलिंग प्लान है यानी कि अनवरत योजना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया है? अनवरत योजना का योजना का प्रतिपादन ये किसने किया है? क्या बता सकते हो? एक शख्स है, इन शख्स का नाम याद रखना। नाम है गुन्नार्ड मिर्डल। गुन्नार्ड मिर्डल ने इसका प्रतिपादन किया है, ठीक? और गुन्नार्ड मिर्डल साहब की एक किताब है, ये किताब काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, नाम याद रखना रसियन नहीं, एशियन एशियन ड्रामा एशियन ड्रामा, ठीक? और इस पूरे के पूरे अनवरत योजना का जो श्रेय जाता है, ये किसने शुरू किया था? दरअसल उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और डीटी लकड़वाला, इन दोनों ने इसमें काफ़ी योगदान दिया था। तो ख़ैर, अगर आपसे पूछा जाए प्रतिपादन किसने किया था, तो गुन्नार्ड मिर्डल साहब ने। और ये जो अनवरत योजना है, इसको किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच में लाया गया था? तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना और इसके बाद 6th पंचवर्षीय योजना, 5th और 6th 5 ईयर प्लान। इन दोनों के बीच में था रोलिंग प्लान, ठीक? वापस आ जाओ, 5वीं और 6ठी, ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 63, पानीपत का जो तीसरा वॉर लड़ा गया था, वो कब लड़ा गया था? ये तो 1761 में हुआ था और किसके-किसके मध्य में? आओ देखें। देखो, पानीपत का तीसरा वॉर, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पानीपत के युद्ध के बारे में, ठीक? पानीपत का वॉर, ये जो वॉर हुआ पानीपत का, ये मैं बात कर रहा हूँ थर्ड वॉर की, तीसरा, 1971 ओह! गलत हो गया, 1761 1761 में। कौन-कौन पक्ष थे? एक दूसरे के आमने-सामने, तो एक तरफ थे मराठा और दूसरी तरफ थे अफ़गान। अफ़गानों में था ये अहमद शाह अब्दाली, ठीक है? और इसके अलावा मराठों में कौन थे? सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव राव भाऊ, ये नेतृत्व कर रहे थे। और लेकिन दुर्भाग्यवश ये हार गए थे। सदाशिव राव भाऊ का जो पूरा का पूरा कुनबा था अर्थात मराठों की हार हुई थी। उस समय ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध का कारण क्या था? कारण ये था कि मराठों के द्वारा लाहौर से तैमूर शाह को निष्कासित कर दिया गया था और फिर इसके बाद उसी का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था। इसके बारे में आप इतिहास में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ोगे। तो ख़ैर 63 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। 64 में आ जाओ, कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि एक तरफ दिए है और एक तरफ दिए है राज्य। कोंडू, ये जो स्थानांतरित कृषि है, क्या ये उड़ीसा में होती है? माशा स्थानांतरित कृषि हिमाचल प्रदेश में होती है। ओनम केरल से संबंधित है, झूम असम से संबंधित है। आओ देखो, दरअसल मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्थानांतरित कृषि की, ठीक है? स्थानांतरित कृषि। ये स्थानांतरित कृषि होती क्या है? एक बात समझो, इसे करते हैं आदिवासी लोग, आदिवासी। और ये जो आदिवासी लोग करते हैं इसी वजह से क्या मतलब है? दरअसल इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक कोई भूखंड है, ठीक है? इसमें बहुत सारे वृक्ष लगे हैं, ये वृक्ष है, ये घास है और बहुत सारी इसमें वनस्पतियाँ हैं। होगा क्या, ये जो आदिवासी लोग होते हैं, ये एक क्षेत्र तलाशते हैं, उस क्षेत्र में चले जाते हैं। मान लीजिए ये इन्होंने क्षेत्र देखा, इस क्षेत्र में ये चले गए और फिर यहाँ पर जो भी वनस्पति होगी उसको ये काट देते हैं, ठीक? काटेंगे, तो काटते हैं मतलब इसका कर्तन कर देते हैं। फिर इसके बाद इसको जो ये वनस्पति होगी उसे जला देते हैं। तो जलाने का मतलब दहन कर दिया, ठीक है? इसी वजह से जो इस प्रकार की कृषि होती है अर्थात स्थानांतरित कृषि, इसे कहा जाता है कर्तन और दहन कृषि। ये आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट बना के।
आमतौर पर यूपीपीसीएस वगैरह में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो स्थानांतरित कृषि, सवाल ये है कि स्थानांतरित ही क्यों कहा गया? तो देखो, ये खाद वगैरह का तो इस्तेमाल करते नहीं है। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या, जब ये इसको जलाएँगे, काटेंगे वृक्षों को, फिर कितने साल तक कर पाएँगे? कुछ ही साल तक यहाँ पर खेती कर पाते हैं, फिर यहाँ की जो भूमि होती है, उसकी उर्वरता नष्ट हो जाती है। तो फिर यहाँ ये जो भी वस्तुएँ उगाते थे, वो इस क्षेत्र में तो उगेगा नहीं अब। अब इसकी उर्वरता नष्ट हो चुकी है। तब ये आदिवासी फिर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और ये दूसरे क्षेत्र को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। मान लीजिए ये दूसरा क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ हैं। अब ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, अर्थात अपने स्थान को बदल रहे हैं। अब यहाँ पर वही प्रक्रिया करेंगे, यहाँ की वनस्पति को काटेंगे, जलाएँगे, फिर से यहाँ खेती करने लगेंगे। फिर जब यहाँ की उर्वरता नष्ट हो जाएगी, तब किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाएँगे। इसी वजह से इसको कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। कर्तन दहन क्यों कहा गया? क्योंकि वनस्पतियाँ काटी गईं, जलाई गईं, इसके बाद फिर उसकी राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर कृषि की जाती है। ठीक है? इस प्रकार की कृषि भारत में होती है, आदिवासी लोग करते हैं। तो अलग-अलग क्षेत्रों में जहाँ-जहाँ आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, जैसे जंगल है, वहाँ-वहाँ इस तरह की कृषियाँ होती हैं। हालाँकि अंग्रेज़ों के समय में और वर्तमान में पर्यावरण को देखते हुए इस पर रोक लगाई गई है। तो इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, वो आपको पीसीएस लेवल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल तो सवाल हैं, पूछे जा सकते हैं। अब आजकल यूपी ट्रिपल एससी में भी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ स्थानांतरित कृषियाँ हैं, जैसे पोंडू या फिर ओडू। ये इस नाम से जो स्थानांतरित कृषि होती है, वो कहाँ होती है? वो होती है ओडिशा में। ओडिशा का मतलब और उड़ीसा और उसके आसपास का क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश। जैसे अगर आप भारत के मैप में जाओगे, ये रहा भारत का मैप, जस्ट वेट, ये रहा भारत का मैप, ठीक है? भारत का मैंने दक्षिणतम पार्ट बनाया है। चूँकि यहाँ पर आपको जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि होती है, उसे कहा जाता है माशा। माशा, याद रखिएगा या फिर मशान भी कई जगह कहा जाता है। एक यहाँ पर स्थानांतरित कृषि होती है बेवर नाम से, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि होती है दीपा नाम से, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि होती है दहियार नाम से। तो ये जितना भी स्थानांतरित कृषि है, वो सारे के सारे मध्य प्रदेश में चलती है। और जब आप यहाँ पर आओगे तो ये रहा आपका तमिलनाडु, ठीक है? और यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश जब भारत का मैप देखोगे तो ये क्षेत्र है केरल। केरल में एक स्थानांतरित कृषि होती है जिसको कहते हैं चेना। चेना स्थानांतरित कृषि ये कहाँ होती है? केरल में। यहाँ पर एक स्थानांतरित कृषि ओनम नाम से भी होती है, ठीक? और इधर की तरफ जब आप आओगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में आप जब आओगे तो झूम नागालैंड में होती है ना? इसके अलावा नागालैंड और आसपास के क्षेत्र जैसे असम वगैरह के क्षेत्र, यहाँ पर कुल मिला के हम अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएँगे, नॉर्थ ईस्ट में तो हमें झूम कृषि देखने को मिलती है और ये झूम क्या है? ये भी स्थानांतरित कृषि है। ठीक? तो बहुत सारी स्थानांतरित कृषियाँ हैं, जो आपको पढ़नी है। तो कोडू ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। माशा हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। ओनम, ये जो ओनम है, ये केरल में है और झूम असम में है। असम का मतलब नॉर्थ ईस्ट में, ठीक? तो ये गलत हो जाएगा, मासा। अब नेक्स्ट देखो 65। 65 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही सुमेलित करो। नवीनतम अभी हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं और किसे मिले हैं? 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है, बिल्कुल सही है। व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला है, बिल्कुल सही है। सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को मिला है, ये भी सही है। और तानसेन सम्मान 2023 स्वपन चौधरी को मिला है, ये भी सही है। तो ये सारे के सारे सही हैं, ठीक। अच्छा, ये जो सूर्यबाला जी को मिला है, क्या बता सकते हो इनका उपन्यास कौन-सा है? किस उपन्यास के लिए इनको मिला है पुरस्कार? याद रखो, कौन देश को वासी, उपन्यास का नाम याद रखना, कौन देश को वासी। वेणु की डायरी, वेणु की डायरी, इस उपन्यास के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। तो 65। नेक्स्ट देखो 66, 66 नंबर। उत्तर प्रदेश के संबंध में सही कथनों का चयन करो। यहाँ से यूपी स्पेशल शुरू हो गई आपकी। सरकार ने हाल ही में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी की घोषणा की है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में राज्य में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 2653 मेगावाट हो गई है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की है, ये भी सही है। सारे के सारे कथन सही है, यानी कि उपर्युक्त डी पार्ट सही हो जाएगा।
66 देखो, इसमें कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के संबंध में सही कथनों को पहचानिए। यही तो कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 के अंतर्गत मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। हाँ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि बजट 2025-26 के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने ग्रामीण क्षेत्र को बेहतर सुविधाएं देने के लिए इस योजना के तहत गाँवों को तहसील मुख्यालय से सीधे रोडवेज के माध्यम से जोड़ने की योजना बनाई है। सारे के सारे सही है। सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 68, बुक्सा जनजाति के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। गौर करना, कौन-कौन से सही कथन है? सबसे पहला, यह बिजनौर से संबंधित है। बुक्सा जनजाति क्या बिजनौर से है? हाँ। इनका भोजन मछली-चावल होता है, बिल्कुल सही है। मोगती, अर्मिया इनकी उपजातियाँ हैं। क्या मोगती और अर्मिया इनकी उपजातियाँ हैं बुक्सा की? नहीं, ये गलत है। तो इनकी पंचायत की सर्वोच्च शक्ति को तखत कहा जाता है। अर्थात 1, 2 और 4 सही है, सी पार्ट। ठीक, बुक्सा में एक बात याद रखना, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। बुक्सा जनजाति, ये जो बुक्सा जनजाति है, बिजनौर से संबंधित है, ये तो सबको पता है। अच्छा, मालगती, इस शब्द से परिचित हो जाओ आप। ये मालगती क्या है? दरअसल मालगती में या हम कहें मालगती एक राशि होती है जो कन्या पक्ष को दी जाती है, अर्थात इस जनजाति में क्रय विक्रय विवाह प्रचलित है। तो ये मालगती क्या है? कन्या पक्ष को दी जाने वाली राशि, दी जाने वाली राशि। जैसे आप लोगों का अगर विवाह होगा आगे, तो होता क्या है, आम तौर पर जो कन्या पक्ष होता है वो पैसे देता है ना? जो परंपराएं हैं पुरातन। लेकिन यहाँ पर कन्या पक्ष को पैसे दिए जाते हैं लड़की को लाने के लिए। तो ये जो परंपरा है ये कहाँ पर है, किस जनजाति में है? बुक्सा जनजाति में। नेक्स्ट देखो 69, 69 को देखो और पढ़ो। कह रहा है उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2015 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन नियमों के लागू होने से पहले दायर की गई शिकायतें और अपीलें यदि सही पाई गई हैं और पंजीकृत हैं तो उन पर पहले की तरह कार्रवाई की जाती रहेगी। इन नियमों के तहत आवेदनों की निगरानी के लिए एक चेकलिस्ट प्रणाली उपलब्ध कराई जाती है और इसके अलावा तीसरा जो कथन है, कह रहा है कि नियम आवेदनों से निपटान के लिए एक संरचित कार्यप्रवाह को परिभाषित नहीं करते हैं। इसके अलावा सेवाओं और कार्यात्मकताओं को स्वचालित करने के लिए विभागीय दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, गौर करना। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 की बात हो रही है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ उत्तर प्रदेश में जो राज्य सूचना आयोग है, वहाँ पर। इससे संबंधित भी 3-4 फैक्ट याद रखो, पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, गौर करो। सवाल पूछे जा सकते हैं इसलिए ध्यान रखोगे। सबसे पहली बात, अ, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग किस इसका गठन अधिनियम की किस धारा के तहत हुआ है? तो जो अधिनियम है सूचना आयोग अधिनियम की एक धारा है। इस धारा को याद रखना, धारा है 15। इस धारा 15 के अनुसार इस आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर, तारीख याद रखना, 14 सितंबर 2005 को। ठीक, 14 सितंबर 2005। अगर इसका आपसे मुख्यालय पूछ ले तो आप बताओगे लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कितने सूचना आयुक्त होते हैं? तो इसमें एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त होता है एक, और 10 मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, ठीक है? मैक्सिमम संख्या होती है 10, ये होते हैं सूचना आयुक्त, जो मुख्य सूचना आयुक्त के अंतर्गत काम करते हैं। यानी जो सूचना आयुक्तों की संख्या होनी चाहिए वो अधिकतम 10 होनी चाहिए, 10 से कम नहीं होंगे। सॉरी, यानी 10 से कम हो सकते हैं, 10 से मैक्सिमम नहीं होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। अब सवाल ये आया कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है? राज्यपाल। और 2 सवाल मुझे और बताओ, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? और
वर्तमान के बता दो मुझे और मुझे बता दो पहले। पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वर्तमान में है राजकुमार विश्वकर्मा। राजकुमार विश्वकर्मा। और पहले कौन थे? इनका नाम याद रखना, M.A. खान। M.A. खान। और वर्तमान में है राजकुमार विश्वकर्मा। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में आ जाओ। 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ भूमिका है। नाना साहब ये कानपुर से संबंधित हैं, कारू भगत रानीपुर से संबंधित हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से हैं और साथ ही साथ खान बहादुर खान ये बरेली से संबंधित हैं। क्या ये सही है सारे के सारे? हाँ, बिल्कुल, सारे के सारे सही हैं एज़ इट इज़। ठीक है? तो ए का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा दूसरा, सी का हो जाएगा तीसरा और डी का हो जाएगा चौथा, यानी कि चौथा पार्ट आपका सही है। 71 में आ जाओ। राज्य ललित कला अकेडमी के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करो। राज्य ललित कला अकेडमी, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। हाँ, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्ण वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्था है। हाँ, डॉक्टर संपूर्णानंद इसके पहले अध्यक्ष थे। ये भी स्टेटमेंट आप याद रखो, सवाल अलग से पूछा जा सकता है। राज्य ललित कला अकेडमी, इसके पहले अध्यक्ष, नाम बताओ संपूर्णानंद। तो सारे सही हैं। 1, 2, 3। 72, 72 देखो, कह रहा है निवेश मित्र, इसका उद्देश्य क्या है? उद्यमियों को ऑनलाइन शुल्क भुगतान सहित आवेदनों की ऑनलाइन प्रस्तुति की ट्रैकिंग करना। हाँ, ठीक है। यह सूचना एनओसी लाइसेंस अनुमोदन के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है और निकासी प्रणाली प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। बैठक प्रबंधन मॉड्यूल तैयार करता है। हाँ, ठीक है। 1, 2, 3 यानी उपर्युक्त सभी। ठीक। अब यहाँ पर आओ। सवाल में कह रहा है मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति है चंद्रयान या लोर कहा, ए पार्ट। 74 में देखो, इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटना के कारण एक आंख की हानि होने पर कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान करता है? यहाँ पर जो राशि देती है सरकार, वो देती है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। ये जो 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ये अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग राशि दी जाती है। कृषक की दुर्घटनावश अगर मृत्यु हो जाती है या विकलांगता की स्थिति को वो प्राप्त होता है या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति को प्राप्त होता है, तो अलग-अलग राशि दी जाती है। आओ देखो किस किस स्थिति में कितनी राशि दी जाती है, उसकी चर्चा कर लें। देखो, सबसे पहले 5 लाख रुपए किन-किन परिस्थितियों में मिलेंगे? मान लो ये कोई किसान है, गौर करना, किसी खास परिस्थितियाँ इसके साथ उत्पन्न हुई, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है या फिर इसे पूर्ण शारीरिक पूर्ण शारीरिक अक्षमता हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में 100%, 100% धनराशि इसको प्राप्त होगी। ठीक, 5 लाख रुपए है, उसमें 100% धनराशि इसको प्राप्त होगी। 5 लाख का 100% यानी कि पूरा 5 लाख रुपए। अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन है, अगर इस किसान के दोनों हाथ चले जाएँ, कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर इसके दोनों पैर चले जाएँ, ठीक, खो दे या फिर इसकी दोनों आँखें चली जाएँ, तब भी उस परिस्थिति में 100% धनराशि मिलेगी, यानी पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। तीसरी कंडीशन, अगर इसका एक हाथ खो जाए और यहाँ और लगा रहा हूँ मैं, एक हाथ के साथ-साथ एक पैर चला जाए, उस स्थिति में 100% रुपया मिलेगा। चौथी कंडीशन, अगर इसका एक हाथ चला जाए, गौर करना, एक हाथ खत्म या फिर एक पैर खत्म या फिर एक आँख खत्म, तो इस परिस्थिति में 50% धनराशि मिलेगी। यानी टोटल 5 लाख था, अब उसका आधा हो जाएगा, 50% राशि मिलेगी। यहाँ या लगा है और नहीं लगा है, या तो एक हाथ ना रहे, या फिर एक पैर ना रहे, या फिर एक आँख ना रहे। ठीक। चौथी, 5वीं कंडीशन क्या है? स्थायी विकलांगता आ जाए। स्थायी विकलांगता आ जाए, वो 50% से ज़्यादा हो, किंतु
100% से कम हो। ठीक है? इस परिस्थिति में 100% से कम हो, इस परिस्थिति में 50% राशि उसे दी जाएगी। यहाँ तक बात समझ रहे हो? अब नेक्स्ट कंडीशन, स्थायी विकलांगता आ जाए। कोई दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में उसे स्थायी विकलांगता आ जाए। ये जो स्थायी विकलांगता है, ये विकलांगता 25% से ज़्यादा हो और 50% से कम हो। तब उस परिस्थिति में इस किसान को कितनी राशि मिलेगी? टोटल राशि का 25%। ये कुछ परिस्थितियाँ हैं, अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग धनराशि उसे मुहैया कराई जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट एक बात और याद रखना, कोई किसान है, उसे किसी प्राकृतिक आपदा में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, प्राकृतिक आपदा में उसकी डेथ हो जाती है, उस परिस्थिति में 4 लाख रुपए प्रदान किए जाएँगे। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कह रहा है हाल ही में प्रदेश सरकार ने 10 योजनाओं में से 10 योजनाओं के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे हैं। तो देख लो इनमें से कौन-सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कृषि मंडियों में कैंटीन की जो योजना है वो माता शबरी के नाम पर रखी गई है, बिल्कुल सही है। दूसरे में जनजातीय संग्रहालय निर्माण योजना ये बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखी गई है, हाँ ठीक है। नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय, पुस्तकालय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखी गई है, रविदास जी गलत हो जाएँगे। तो रविदास जी के नाम पर कौन-सी योजना है? ये है चर्म उद्योग पार्क योजना। ये है रविदास जी के नाम पे चर्म उद्योग पार्क योजना, ठीक है? तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 केवल सही है। 76 देखो, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारियों का मासिक वेतन कितना होना चाहिए? बताइए भाई, मासिक वेतन कितना होना चाहिए? 12,000, 15,000, 10,000 या फिर 20,000? एक योजना है, इस योजना का शॉर्ट फॉर्म याद रखना, नाम है एबीआरवाई। ये एबीआरवाई क्या है? इसको कहा जाता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक? इस योजना का अगर लाभ लेना है, तो जो लाभार्थी होगा, उसे 15,000 रुपए कम से कम उसका वेतन होना सॉरी, यानी 15,000 रुपए से कम वेतन होना चाहिए। 15,000 रुपए से कम वेतन होना चाहिए उसका, ठीक? और ये जो योजना है जिसको कहा जाता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, दरअसल ये आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के एक भाग के रूप में इसको शुरू किया गया था। तो आपसे वही पूछा है यहाँ पे कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत अगर लाभ प्रदान करना है, तो उसके लिए कर्मचारियों का मासिक वेतन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 15,000 या फिर उससे नीचे, ठीक है? 77 में आ जाओ, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति, ये अध्यादेश 2024 में आया था। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के पश्चात उत्तर प्रदेश स्थित नजूल भूमि को निजी व्यक्ति या फिर इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, ठीक है? दूसरे में ये बात कही गई है, यदि पट्टा अवधि समाप्त होने पर तत्कालीन पट्टेदार स्वयं ऐसी भूमि का कब्जा अभ्यर्पण नहीं करता है, तो इसे भौतिक रूप से खाली कराया जाएगा। ये दोनों कथन आपके सही है, ठीक है? सी पार्ट यहाँ सही हो जाएगा। 78 देखो, इसमें कह रहा है कि रामप्रसाद बिस्मिल ने किसके साथ मिलकर मातृ देवी नामक एक संगठन का निर्माण किया था। ये गेंदालाल दीक्षित जी हैं, गेंदालाल दीक्षित। बात यहाँ पर हो रही है राम प्रसाद की, राम प्रसाद बिस्मिल। गौर करो, मुझे बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ है? सबसे पहला पॉइंट, ये हुआ शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, ठीक। इनका कौन-कौन सी क्रांतिकारी घटनाओं में योगदान था, उस पर भी एक नज़र डाल दो। कौन-कौन सी क्रांतिकारी घटनाएँ इनके अ, इनके योगदान से संपादित की गई थी? जैसे मैनपुरी षड्यंत्र, मैनपुरी षड्यंत्र में इनका योगदान था। आपने
एचआरए का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका भी नाम आपने सुना होगा। इसमें भी बिस्मिल साहब का योगदान रहा है। आपने काकोरी ट्रेन कांड का नाम सुना होगा। काकोरी ट्रेन कांड, इसमें भी बिस्मिल साहब का योगदान रहा है। आपने मातृ देवी क्रांतिकारी संगठन का नाम सुना होगा, तो इसकी भी स्थापना में बिस्मिल साहब का योगदान रहा है। ठीक है, 78 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। अब आगे बढ़ो, 79। 2024 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए क्यूसीआई सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क पेश किया है। इसके संबंध में सही कथनों की पहचान करो। सबसे पहला देखो, गुणवत्ता संचालित विकसित भारत के निर्माण के लिए फ्रेमवर्क को 4 स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है। ये जो 4 स्तंभ हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है समृद्धि, चौथा है सुशासन। ये चारों स्तंभ याद रखना। उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लो जरा। शिक्षा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, तो ये दोनों सही है। समृद्धि श्रेणी में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, नहीं, ये समृद्धि श्रेणी में गुजरात सबसे आगे है, याद रखिएगा। गुजरात है, कर्नाटक है और राजस्थान है, ये समृद्धि श्रेणी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसमें नहीं आता है। वहीं शिक्षा रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेशों में अव्वल कौन है? केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर है दिल्ली, दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, 79 का एक और दो, केवल और केवल। 80 देखो, इसमें क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? सोनभद्र की जनजातियों द्वारा ढर कहरी नृत्य किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र के अहिरों के द्वारा नकारों के सुरों पर किया जाता है, क्या ये सही है? हाँ, ये भी ठीक है। धुरिया नृत्य पूर्वांचल में नहीं होता है भैया, ये गलत है। ये कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड, और कुम्हार जाति के लोग करते हैं, और इसमें जो पुरुष होता है वो स्त्री का वेश धारण करके करता है, तो ये पूर्वांचल नहीं है, बुंदेलखंड है। एक और दो केवल सही होगा। नेक्स्ट देखो, 81, 81, इसमें क्या कह रहा है? मऊ जिला के संबंध में सही कथनों की चर्चा करो और इन्हें पहचानो। मऊ, जिसे कहा जाता है मऊ नाथ भंजन, यह गंगा घाघरा दोआब की उपजाऊ मैदान पर अवस्थित है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मऊ के दोहरी घाट नगर में घाघरा नदी के तट पर मुक्ति धाम मंदिर और पार्क है, ये भी सही है। मऊ जिला कपड़ा और परिधान निर्माण के लिए जाना जाता है। हाँ, ठीक है। मऊ वाराणसी मंडल का एक हिस्सा है, नहीं, ये आजमगढ़ मंडल का एक हिस्सा है। आजमगढ़ मंडल। ठीक है, आजमगढ़ मंडल। अगर मैं आपसे पूछूं आजमगढ़ मंडल में कौन कौन से जनपद शामिल हैं, तो एक तो हो जाएगा आपका आजमगढ़, दूसरा हो जाएगा मऊ, तीसरा हो जाएगा बलिया। ये तीनों ही याद रखो, तो चौथा गलत हो जाएगा। एक, दो और तीन सही है, तो एक, दो, तीन, नन ऑफ दिस। विकल्प इनमें से कोई नहीं। 82 देखो, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? चलो मैं आपसे पूछता हूँ दो तीन सवाल। सबसे पहले, राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश में मैं आपको लिए चलता हूँ राज्य महिला आयोग के पास। अब मुझे बताओ, ये जो आयोग है ये बना कब था? ध्यान दें, 2002 में गठन हुआ, लेकिन फिर इसको, ये चूंकि अपने कार्यों में विफल रहा था, इस वजह से इसको नकार दिया गया। फिर से 2004 में एक अधिनियम लाया गया था इसके लिए, और इसमें जो सदस्य हैं वो देख लो जरा। एक इसमें है अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है, दो इसमें उपाध्यक्ष होते हैं, और 25 इसमें होते हैं सदस्य। तो टोटल कितने हो गए मेंबर्स? टोटल हो गए 88, सॉरी 28। ठीक, 25, 26, 27, एक 28। तो आपसे पूछ रहा है कुल कितने सदस्य हैं? कुल हो जाएंगे 28। नेक्स्ट देखो, कानपुर शहर की स्थापना किसने करी? ये सिंपल सा सवाल था। ये राजा हिंदू सिंह ने। आप उत्तर प्रदेश सरकार की साइट में जाइए, kanpur.nic.in में, तो वहाँ पर आपको कानपुर के बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हो और वहाँ से नोट कर सकते हो। चलो आगे देखो, उत्तर प्रदेश के किस शहर में परमवीर चक्र लॉन्स नायक जदुरांत सिंह स्टेडियम, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम है,
ये शाहजहाँपुर में पड़ता है, शाहजहाँपुर। कुछ मैं स्टेडियम और लिख रहा हूँ, जैसे ये स्टेडियम मैं लिख रहा हूँ, इनकी आप लोकेशन बताना, कहाँ पर कौन-सा स्टेडियम है। देखो, एक स्टेडियम मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम, एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, ठीक? बताओ ये स्टेडियम किस जिले में है? फिर मैंने एक लिखा दादू दयाल दादू दयाल स्पोर्ट स्टेडियम। बताओ ये स्टेडियम किस जिले में है? स्पोर्ट स्टेडियम। एक स्टेडियम है जिसका नाम है लाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये कहाँ पर है? 3 स्टेडियम हो गए। चौथा मैं लिख रहा हूँ मोहन चौबे पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम। बताइए ये कहाँ पर है? फिर मैंने लिखा गोविंद वल्लभ पंत गोविंद वल्लभ पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम। बताइए ये कहाँ पे है? चलो, ये सबसे पहले एकलव्य बताओ। ये है आगरा में। दादू दयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये आपको मिलेगा फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहाँ पर है? ये है मैनपुरी में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोहन चौबे पहलवान ये स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है? ये मथुरा में है। और गोविंद वल्लभ पंत ये है एटा में। एटा। चलो, अब यहाँ पर आओ जरा। ये लिखा है इसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँपुर। ये लिखा है पीलीभीत। क्या पीलीभीत में भी कोई है? हाँ, पीलीभीत में है स्टेडियम। ये स्टेडियम का नाम है गांधी स्टेडियम। गांधी स्टेडियम। ठीक। अब यहाँ पर आओ बदायूं में। बदायूं में तो नहीं है। जो आपके सरकारी साइट में तो यहाँ पर दिया नहीं है। साथ ही साथ मऊ में बताओ कोई है? हाँ, यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम। ठीक। ये याद रखो, ये सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं मैच कराने के लिए। नेक्स्ट देखो, 85। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों के द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? ये नियंत्रण था मराठाओं का। मराठाओं का। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर 15 क्वेश्चंस। सबसे पहला देखो, कैश मेमोरी में मैपिंग प्रक्रियाओं के संबंध में सही सुमेलित करो। कैश मेमोरी में मैपिंग प्रक्रियाओं के संबंध में सही कौन सा सुमेलित है? डायरेक्ट मैपिंग, मुख्य मेमोरी के प्रत्येक ब्लॉक को कैश लाइन में मैप किया जाता है। बिल्कुल सही है। फुली एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है? इसमें इंडेक्स फील्ड नहीं होती। इसमें केवल एक टैग होता है। सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या है? यह एक फुली एसोसिएटिव मैपिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को डायरेक्ट मैपिंग दक्षता से जोड़ता है। ये भी सही है। और कैश मैपिंग, यह मुख्य मेमोरी से डेटा को कैश में संग्रहित करता है। डी पार्ट भी सही हो जाएगा। अच्छा, मैं एक डी पार्ट यानी कि इसमें ई पार्ट सही हो जाएगा। सारे के सारे। एक शब्द यहाँ पर आया है जिसका नाम है कैश मैपिंग। कैश। जस्ट वेट। कैश मैपिंग ना लो, पहले आप ले लो कैश मेमोरी, फिर मैं मैपिंग में आता हूँ। कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी क्या है? इसकी कुछ विशेषताएं हों तो मुझे बता दो। सबसे पहली विशेषता, यह एक हाई स्पीड मेमोरी है। हाई स्पीड एक मेमोरी है। ठीक। इसकी एक विशेषता और है। दरअसल ये मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो बफर के रूप में काम करती है। बफर के रूप में किसी न किसी के बीच में काम करती होगी, तो किसके? यह है सीपीयू। और मुख्य मेमोरी, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर का कार्य करती है। बफर का कार्य करती है, याद रखो। इसकी खास बात यह है कि इसमें डेटा स्टोरेज बहुत नहीं होता है, अर्थात इसकी सीमित क्षमता होती है। यह मेमोरी, हम ये कह सकते हैं कि यह मेमोरी छोटी होती है। छोटी होती है। ठीक है। और इसमें डेटा को संग्रहित नहीं किया जा सकता। संग्रहित नहीं किया जाता, क्योंकि मेमोरी इसकी क्षमता काफ़ी छोटी होती है। अच्छा, इसमें इससे रिलेटेड मैं 2 शब्द आपसे डिस्कस करता हूँ। आपने इन दोनों शब्दों का नाम सुना होगा, एक का नाम होता है कैश हिट
और आपने कैश मिस, ये 2 शब्द पढ़े होंगे। जस्ट वेट। कैश मिस, ये 2 शब्द आपने पढ़े होंगे। हिट और मिस क्या है? दरअसल होता क्या है कि सीपीयू डेटा खोजता है। मान लेते हैं ये सीपीयू है और इसी के नज़दीक होती है कैश मेमोरी। ये इससे डेटा खोजता है। जब सीपीयू इससे डेटा खोजता है और इसमें डेटा मिल जाता है, तो कहते हैं कैश हिट कर गया। और जब डेटा ये खोजता है और इसमें नहीं मिलता है कैश में, तो ये जाता है नज़दीकी प्राथमिक मेमोरी में और वहाँ से डेटा को एक्सेस करता है जाके। तो जब सीपीयू कैश में डेटा खोजे और वहाँ पर डेटा ना मिले, तो उसे कहते हैं कैश मिस, मिस कर गए डेटा। ठीक है? तो ये 2 शब्द याद रखना। कैश हिट क्या है? हिट है सीपीयू द्वारा, लिख लो, चूँकि ये परिभाषाएँ पूछी जा सकती हैं। कैश में सीपीयू द्वारा कैश में डेटा खोजने पर मिल जाए, तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती? कैश हिट। और यहाँ पर क्या होगा? सीपीयू द्वारा डेटा खोजने पर कैश में डेटा न मिले। ठीक है? तो ये दोनों टर्म्स याद रखो। नेक्स्ट देखो 87, कह रहा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट ये ट्रायल और प्रोसेस के आधार पर के ऊपर निर्भर करती है, अर्थात ये पेनाल्टी और रिवॉर्ड पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, पेनाल्टी और रिवॉर्ड, अर्थात इसमें फीडबैक काम करता है। इसमें फीडबैक के आधार पर एजेंट अपने आप सीखने का काम करता है। ए पार्ट सही हो जाएगा। 88 क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये लिखा है SaaS, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों, मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। ये भी सही है। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल, ये SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के ही एग्जाम्पल्स हैं या रूप हैं। ये सारे के सारे कथन सही हो जाएंगे। बी पार्ट इसका सही होगा। ठीक है? 89 देखो, इसमें कह रहा है यह एक ऐसी प्रक्रिया है उपयोग जिसका उपयोग कंपनियां बड़े पैमाने पर डेटा के पैटर्न देखने, सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कच्चे डेटा का को उपयोगी बनाने का मतलब होता है माइनिंग करना, बदलने के लिए करती हैं। इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? ये होगा डेटा खनन यानी माइनिंग डेटा माइनिंग। ठीक है? इस तरह की शब्दावलियां बहुत पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, और खास तौर से जब से नई एजेंसी आई है। 90 देखो, एन्क्रिप्शन के संदर्भ में सही कथन बताइए। इसमें प्रेषित सूचना को अस्पष्ट सूचना में परिवर्तित किया जाता है। सॉरी, हाँ ठीक है। इसमें प्रेषित सूचना को अस्पष्ट सूचना में परिवर्तित किया जाता है। हाँ जी ठीक है। 90 का पहला तो सही हो गया। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यह टेक्स्ट और ऑडियो प्रारूपों में जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, छवि के लिए नहीं। ये गलत है। दूसरा गलत हो जाएगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन संदेशों को मैसेजिंग सेवा को छोड़कर सभी के लिए निजी रखता है। नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ केवल और केवल एक सही होगा। ठीक है? एन्क्रिप्शन, फिशर टेक्स्ट, इन सब के बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा करी है कंप्यूटर के बैच में। बिग डेटा प्रोसेसिंग में डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है। बिग डेटा प्रोसेसिंग में डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता, ये क्या है? ये इसे कहते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी। 92 देखो, एआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एआई का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। एआई सिस्टम डीप लर्निंग का समानार्थी है। ये गलत है। डीप लर्निंग का समानार्थी नहीं, बल्कि डीप लर्निंग एआई की ही एक शाखा है। ये गलत हो जाएगा। एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने में मदद करता है। हाँ ठीक है। 1 और 3, 1 और 3। 93 देखो, इसमें क्या कह रहा है? कथन और कारण दिए हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकती है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। कारण में आओ, एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रोडक्टिव करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है। बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकती है। क्यों? क्योंकि एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए
उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है। हाँ, डी पार्ट इसका सही होगा, ए सही है, आर सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है? 94 में आओ, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक्स लुकअप और वी लुकअप में अंतर क्या है? वी लुकअप एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अब नया कॉन्सेप्ट है एक्स लुकअप, जिसमें रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है, अर्थात इसमें दोनों होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ए पार्ट सही होगा, बाकी सारे देख लो। एक्स लुकअप सॉर्ट किए गए डेटा की आवश्यकता होती है, नहीं, गलत है। एक्स लुकअप एक्सेल के सभी वर्जन्स नहीं, सभी वर्जन्स में नहीं होता है, ये कुछ खास वर्जन्स में होता है। केवल वर्टिकली खोज करता है, नहीं, ये दोनों तरफ से खोज करता है, वर्टिकली, रिवर्स। 95, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान करो। रिलेशनल डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रहित करते हैं, बिल्कुल सही है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है? नो एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, नो। डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक मानकीकृत भाषा है जिसका इस्तेमाल रिलेशनल डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। यहाँ सी पार्ट गलत हो जाएगा। 96 में आ जाओ। 96 में शॉर्टकट कीज दी गई हैं। आल्ट प्लस ई, प्रोग्राम का संपादन करना, इसका मतलब है एडिट करना, यानी एडिट ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम्स। और आल्ट शिफ्ट डी का मतलब है वर्तमान तिथि डालना, यानी कि इंसर्ट डेट, है ना? और आगे क्या कह रहा है? कंट्रोल के, ये गलत हो जाएगा, कट करना नहीं होता है। के का मतलब होता है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक, अर्थात सी पार्ट गलत हो जाएगा। कंट्रोल ए, यहाँ पर सेलेक्ट, यानी कि टेक्स्ट का सेलेक्ट होना, ये भी सही है, तो सी गलत हो गया। 97 देखो, एनएलपी। एनएलपी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि एनएलपी के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। एनएलपी एक प्रत्याशित है, ये शब्द गलत है। एनएलपी अप्रत्याशित है, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, ये गलत है। एनएलपी को अधिक की स्ट्रोक्स की आवश्यकता होती है, हाँ ठीक है, ये बहुत समय कुशल है। एनएलपी कंप्यूटर को उनकी भाषाओं में मनुष्य के साथ संवाद करने में मदद करता है, ये भी ठीक है। एनएलपी पाइथन में एक लोकप्रिय ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ये भी सही है। 98 देखो, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल मोबाइल धन, यानी मोबाइल मनी की पहचान करने के लिए किया जाता है? एमएमआईडी, एमएमआईडी, एमआईएमडी, ये सही होगा, सी पार्ट। इसको बोलते हैं एमएमआईडी, यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। ठीक है? तो 98 का सी पार्ट। 99 देख लो, कर्नेल से संबंधित सवाल है। कर्नेल एक प्रकार कर्नेल का एक प्रकार जहां सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाएं कर्नेल स्पेस में संचालित होती हैं। इसमें सिस्टम घटकों के बीच निर्भरताएं होती हैं। इसमें प्रक्रिया प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। इसको कहा जाता है मोनोलिथिक कैथ। इसकी परिभाषाएं आपसे पूछी जाती हैं। 100 में देखो, कह रहा है टीवी प्रसारण के लिए चित्र संकेत मॉड्यूलित होता है। ये आयाम, टीवी प्रसारण में चित्र संकेत आयाम मॉड्यूलित होता है। ठीक है? आयाम मॉड्यूलेशन इसमें होता है। तो समय का हो जाएगा डी पार्ट। ठीक? तो ये जूनियर असिस्टेंट के लिए मॉक टेस्ट नंबर पहला था। ये कंप्लीट हो गया है। इसकी पीडीएफ के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, जो मैंने डिस्कशन किया है उसकी भी, और ये जो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट है इसकी भी। ठीक है? इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में ही जाना होगा और वहाँ फ्री पीडीएफ जो सेक्शन दिया गया है उसमें से ही आप डाउनलोड करोगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। ठीक है? तो ये पहला मॉक था। दूसरे मॉक को जॉइन करने के लिए, जो कि सभी के लिए फ्री है, वो भी फ्री ही रहेगा। सभी लोग आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके लिए भी आपको हमारे एप्लीकेशन में ही जाना होगा और उसको अ, आने वाले कल में अपलोड किया जाएगा। ठीक है? तो आपका स्कोर क्या रहता है? अटेम्प्ट करिए, स्कोर आप शेयर करिए दिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद।